सन 2014 के बाद बुद्धिजीवियों का और राजनीतिक विश्लेषकों का, पत्रकारों का एक ऐसा वर्ग विकसित हुआ है जो राजनीतिक विश्लेषण, सामाजिक चिंतन के नाम पर अपने विमर्श को अपने इस समाज पर, अपने श्रोताओं पर थोपने का प्रयास करता है। लेकिन वाजपेयी जी समझिए, ताश के सारे पत्ते तो भाजपा के नहीं, कांग्रेस के बिखरे हैं। चाहे वो हेमंता विश्व शर्मा हो, जितिन प्रसाद हो, आरपीएन सिंह हो या जयवीर शेरगिल और राहुल गांधी के परम मित्र ज्योतिरादित्य सिंधिया। तो लगता तो ऐसा है वाजपेयी जी कि आने वाले समय में तमाम पत्ते कांग्रेस के बिखर जाएंगे और उनके पास शायद, जिस आपकी परिभाषा के हिसाब से, सिर्फ जोकर ही बचेगा। प्रणाम मित्रों, मैं हूं विकास सक्सेना। सामाजिक एवं राजनीतिक घटनाओं के विश्लेषण के YouTube चैनल चैतन्य में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं विकास की बात। कर्नाटक के चुनावी नतीजे आने के बाद से भाजपा विरोधी विपक्षी नेताओं से ज़्यादा उत्साहित बुद्धिजीवियों और पत्रकारों का वो वर्ग है जो किसी भी कीमत पर भाजपा को सत्ता से बेदखल करना चाहता है। जो लोग राजनीतिक विश्लेषण के नाम पर अपना विमर्श करने का प्रयास करते हैं, उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया है कि चंद महीने बाद जो छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव होने हैं, वो आगामी लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल नहीं बल्कि फाइनल होगा। वो ये स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं कि इन तीनों राज्यों में भाजपा की बुरी तरह हार होगी और कांग्रेस विजयी होकर उभरेगी। तो राजनीतिक विश्लेषण के नाम पर अपना विमर्श करने की कोशिश करने वाले इन पत्रकारों में, बुद्धिजीवियों में, या कहा जाए राजनीतिक विश्लेषकों में, जिनके वीडियो पे या जिनकी विश्लेषण पे आज हम चर्चा कर रहे हैं, उनका नाम है श्री पुण्य प्रसून वाजपेयी। लंबे समय तक उन्होंने विभिन्न टीवी चैनलों में काम किया, काफ़ी प्रभावशाली रहे हैं। फिलहाल अपना YouTube चैनल चला रहे हैं। उन्होंने अपने तर्क गढ़ के ये समझाने की कोशिश की है कि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान के विधानसभा चुनावों में भाजपा हारेगी, कांग्रेस 2 राज्यों में अब सत्ता अपनी गेन करेगी, अपनी रिटेन करेगी, और मध्य प्रदेश में वो भाजपा को हटा करके फिर से सत्ता हासिल कर लेगी। उन्होंने जो तर्क गढ़े हैं, उन तर्कों पर, और अगर उनके तर्क सही भी बैठते हैं और तीनों राज्यों में कांग्रेस विजयी होती है, तो उसका लोकसभा चुनाव पर क्या असर पड़ेगा, इस पर आज हम अपने इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि पुण्य प्रसून वाजपेयी जी ये किस आधार पर कह रहे हैं कि इन 3 राज्यों में भाजपा सत्ता हासिल नहीं कर पाएगी, कांग्रेस को ही सत्ता मिलेगी या कांग्रेस ही विजयी होगी। उनका कहना है कि तमाम सर्वे ये कह रहे हैं कि जो शासन का मोदी मॉडल है वो फेल हो चुका है। इसीलिए इन 3 राज्यों में जो चुनाव होंगे उनमें भाजपा मोदी मॉडल के आधार पर चुनाव मैदान में नहीं उतरेगी, बल्कि स्थानीय नेताओं को आगे कर उनका चेहरा बना करके चुनाव लड़ेगी। सन 2014 के बाद से तो जिन चुनावों पे हम लोग लगातार निगाह रख रहे हैं, आज तक ऐसा नहीं हुआ कि मोदी मॉडल को पीछे किया गया हो या मोदी के नाम पर किसी भी राज्य का चुनाव न लड़ा गया हो। यहाँ तक कि मोदी विरोधी भी जितने भी चुनाव होते हैं, उनको मोदी की लोकप्रियता के लिटमस टेस्ट की तरह प्रयोग किया जाता है, कहा जाता है। लेकिन अधिकांश चुनावों में भाजपा जीत जाती है और लोग अपनी बात से पलट जाते हैं, नहीं 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 ऐसा नहीं हुआ, इसका ये कारण था, इसका वो कारण था, दुनिया भर के कारण बताते हैं। तो बात करते हैं हम लोग सबसे पहले मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। शिवराज सिंह चौहान वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। प्रशासन पर उनकी पकड़ कमजोर हुई है और संगठन पर भी उनकी अपेक्षाकृत कम पकड़ है। इसलिए यह माना जा रहा है कि वहां पर भाजपा को नुकसान हो सकता है। लेकिन अगर हम पिछले 2018 के चुनाव से इसकी तुलना करें तो सन 2018 में कांग्रेस पार्टी के लिए सबसे मजबूत जो उनके स्टार कैंपेनर थे वो महाराजा ज्योतिरादित्य सिंधिया जी थे। वो अपने सारे समर्थक विधायकों के साथ भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके हैं। ऐसी हालत में मध्य प्रदेश में कांग्रेस को इन चुनावों में कितना नुकसान होगा, इसका किसी भी प्रकार से आकलन पुण्य प्रसून वाजपेयी जी ने अपने इस विश्लेषण में नहीं किया है। दूसरा राज्य जो है वो है राजस्थान। राजस्थान में इस समय अशोक गहलोत की सरकार है
और उनकी सरकार में उप मुख्यमंत्री रहे सचिन पायलट से उनकी कैसी अनबन चल रही है ये जग जाहिर है। सचिन पायलट हर समय अशोक गहलोत के खिलाफ मोर्चा खोले रहते हैं, तो अशोक गहलोत ने अपनी ही पार्टी के, अपनी ही सरकार के उप मुख्यमंत्री के खिलाफ राजद्रोह का मुकदमा दर्ज करा दिया था। सचिन पायलट अशोक गहलोत के खिलाफ धरना दे चुके हैं, पदयात्रा कर चुके हैं। जो कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व है वो इस झगड़े को पूर्ण तरीके से सुलझा पाने में नाकाम रहा है। सचिन पायलट का गुर्जर बिरादरी में एक अच्छा प्रभाव है। पिछले चुनाव में जो स्थिति ज्योतिरादित्य सिंधिया की मध्य प्रदेश में थी, उससे ज़्यादा बेहतर स्थिति सचिन पायलट की राजस्थान में थी। उन्हें बहुत भरोसा दिया गया था कि आपको सम्मानजनक स्थिति मिलेगी, सम्मानजनक पद मिलेगा, लेकिन सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उनकी राजनीतिक हैसियत बिल्कुल शून्य कर दी। वो तभी से बहुत ज़्यादा नाराज हैं और अब उसका हिसाब चुकता करने का उनका समय आ गया है। बहुत कम संभावनाएं हैं कि अगले विधानसभा चुनाव में सचिन पायलट अशोक गहलोत के साथ समझौता करके कांग्रेस का चुनाव लड़वा पाएंगे। तो अगर सचिन पायलट कांग्रेस से अलग होते हैं, वे चाहे अलग पार्टी बनाएं या भाजपा से समझौता करें या भाजपा में शामिल हो जाएं, इन तीनों ही स्थितियों में कांग्रेस को बड़ा नुकसान होना अवश्यंभावी है। इसके बावजूद हालांकि पुण्य प्रसून वाजपेयी ने अपने वीडियो में बहुत थोड़ा सा कहा है कि नहीं वो बहुत जो है उनका फैसला निर्भर करेगा सचिन पायलट का कि वो कांग्रेस के साथ रहते हैं या नहीं। भाई साफ दिख रहा है कि सचिन पायलट अगले विधानसभा चुनावों में कांग्रेस के साथ रह ही नहीं सकते जब तक कांग्रेस में अशोक गहलोत का प्रभाव इतना ही बना रहता है। लेकिन आशावादी हैं, हर चुनाव में भाजपा और मोदी हारती है, तो इस चुनाव में भी पुण्य प्रसून वाजपेयी ने फिलहाल अगले 3 महीने तक तो वो भाजपा को हराते रहेंगे। जब चुनावी नतीजे आएंगे तब की तब देखी जाएगी। तीसरा राज्य है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में निश्चित रूप से भूपेश बघेल ने बहुत अच्छी मेहनत की थी और रमन सिंह सरकार बुरी तरीके से वहाँ पर हारी थी, भाजपा बहुत बुरी तरीके से हारी थी। भूपेश बघेल ने 43% वोट लेकर के 68 सीटों पर विजय हासिल की थी, लेकिन उनकी इस विजय में टीएस सिंहदेव और ताम्रध्वज साहू जो आदिवासी नेता हैं, इनका बहुत बड़ा योगदान था। इन दोनों नेताओं को यह भरोसा दिया गया था कि सरकार में उनको सम्मानजनक स्थिति में रखा जाएगा, लेकिन सरकार का कार्यकाल पूरा होने को है, वो अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। तो क्या ताम्रध्वज साहू और टीएस सिंहदेव उस मनोयोग से, उस मनोबल से कांग्रेस के साथ खड़े होंगे? अगर उन लोगों ने विद्रोह किया, भीतर खाने उन्होंने कांग्रेस का विरोध किया या फिर उन्होंने अलग पार्टी बना ली, दोनों ही स्थितियों में छत्तीसगढ़ में स्थितियां कांग्रेस को खराब हो सकती हैं। लेकिन आज की स्थिति कांग्रेस के लिए फेवरेबल है छत्तीसगढ़ में। एंटी इनकम्बेंसी का क्या असर होगा वो थोड़े समय बाद स्पष्ट होने लगेगा, लेकिन भूपेश बघेल ने एक अच्छा काम आदिवासियों के बीच में किया है। इसके बावजूद 2 बड़े राज्य राजस्थान और मध्य प्रदेश, इनमें कांग्रेस कोई बहुत अच्छा प्रदर्शन कर पाएगी इसकी संभावना ना के बराबर है। लेकिन पुण्य प्रसून वाजपेयी जी ने अपने आकलन में पूरी तरीके से कांग्रेस को वहां पर जिता दिया है। इसीलिए उन्होंने कह दिया है कि इन 3 राज्यों का विधानसभा चुनाव लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल नहीं, फाइनल होगा। अगर इन तीनों चुनावों में कांग्रेस जीत गई तो समझ लीजिए कि अगला लोकसभा चुनाव भी कांग्रेस जीत जाएगी। लेकिन यहां पर एक बात और आपको याद दिला दें कि विधानसभा चुनावों के नतीजों का लोकसभा चुनावों पर असर क्या होता है। सन 2018 में जब विधानसभा चुनाव हुए थे तो मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने 41% वोट हासिल किए थे, उसे 109 सीटें मिली थी, और कांग्रेस ने 40.9% वोट हासिल करके 114 सीटें ली थी। कांग्रेस का वोट प्रतिशत कम था। लेकिन इसी तरीके से राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी ने लगभग 38% वोट हासिल किए थे और उसे 72 सीटें मिली थी, लेकिन कांग्रेस ने 39.30%
प्रतिशत वोट हासिल करके 100 सीटें हासिल की थी। छत्तीसगढ़ में भाजपा को 33% वोट मिले थे, उसकी 15 सीटें थीं और कांग्रेस ने 43% मत लेकर के 68 सीटों पर विजय हासिल की थी। लेकिन चंद महीनों बाद ही जब लोकसभा चुनाव हुए तो परिणाम क्या है इस पर ध्यान कीजिए। छत्तीसगढ़ में 11 में से 9 सीटों पर भाजपा विजयी हुई, उसे 50.7% वोट मिले। राजस्थान में 25 में से 24 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीती, उसे 58.47% वोट मिले। और मध्य प्रदेश में भाजपा 29 में से 28 सीटें जीत गई और उसे 58% वोट मिले। राजस्थान में कांग्रेस एक भी सीट नहीं जीत पाई, मध्य प्रदेश में उसे 1 सीट मिली और छत्तीसगढ़ में उसको 2 सीटें मिली। यानी कि इतनी दमदार प्रदर्शन करने के बावजूद तीनों राज्यों में, उस समय वहां पर तीनों राज्यों में कांग्रेस की सरकार थी क्योंकि सिंधिया उस समय कांग्रेस के साथ थे। इतनी शानदार प्रदर्शन करने के बाद, तीनों राज्यों में सरकार होने के बावजूद कांग्रेस वहां पर बहुत ही निराशाजनक प्रदर्शन कर पाई थी। तो अब तो हालात बिल्कुल बदले हुए हैं। राजस्थान में आपस में सिर्फ फुटबॉल हो रही है अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में। छत्तीसगढ़ में टीएस सिंहदेव, आपका ताम्रध्वज साहू और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ये आपस में लड़े पड़े हैं। मध्य प्रदेश में भी संगठन की स्थिति कोई बहुत अच्छी नहीं है। तब कांग्रेस का प्रदर्शन पहले से बेहतर होना तो संभव नहीं है, और अगर कांग्रेस पहले से बेहतर प्रदर्शन नहीं करती है तो किस आधार पर पुण्य प्रसन्न वाजपेयी जी को यह लग रहा है कि इन तीनों राज्यों में कांग्रेस सत्ता हासिल कर सकती है। सत्ता हासिल करने के बाद भी लोकसभा चुनाव में उसको वो मेंटेन कर पाएगी, इसका सिर्फ उनका एक ख्याली पुलाव है कि मोदी मॉडल ऑफ गवर्नेंस फेल हो गया है। ये मोदी मॉडल ऑफ गवर्नेंस का फेलियर उनको गुजरात चुनाव में नजर नहीं आया, उत्तर प्रदेश में जो धमाकेदार जीत हुई, दोबारा सरकार बनी 3 दशक के बाद, उसमें नजर नहीं आया। तो एक बार फिर मैं आपसे कह रहा हूं कि सन 2014 के बाद बुद्धिजीवियों का और राजनीतिक विश्लेषकों का, पत्रकारों का एक ऐसा वर्ग विकसित हुआ है जो राजनीतिक विश्लेषण, सामाजिक चिंतन के नाम पर अपने विमर्श को अपने इस समाज पर, अपने श्रोताओं पर थोपने का प्रयास करता है। वो तर्कों के आधार पर बात नहीं करते, वो विमर्श करने के लिए कुतर्क जो हैं वो ढूंढ कर लाते हैं। तो चाहे छत्तीसगढ़, राजस्थान या मध्य प्रदेश का चुनावी नतीजा विधानसभा का कुछ भी हो, उसका उतना असर लोकसभा चुनाव पर पड़ने की संभावना नहीं है जितनी कि पुण्य प्रसून वाजपेयी जी अपने विश्लेषण में कह रहे हैं। और हाँ, वाजपेयी जी ने यह भी समझाने की कोशिश की है कि भाजपा ने अपने सारे पत्ते खो दिए हैं, अब उसके पास सिर्फ जोकर बचा है जिसके दम पर वो 2023 का चुनाव जीतने की कोशिश करेगी। लेकिन वाजपेयी जी समझिए, ताश के सारे पत्ते तो भाजपा के नहीं, कांग्रेस के बिखरे हैं। चाहे वो हेमंता विश्व शर्मा हो, जितिन प्रसाद हो, आरपीएन सिंह हो या जयवीर शेरगिल और राहुल गांधी के परम मित्र ज्योतिरादित्य सिंधिया, और बहुत सारे अभी बिखरने को तैयार बैठे हैं, जिनमें सचिन पायलट और कर्नाटक के अभी जो उप मुख्यमंत्री बना के जिनको रोक लिया गया डीके शिव कुमार। तो लगता तो ऐसा है वाजपेयी जी कि आने वाले समय में तमाम पत्ते कांग्रेस के बिखर जाएंगे और उनके पास शायद, जिस आपकी परिभाषा के हिसाब से, सिर्फ जोकर ही बचेगा। तो आज के अंक में बस इतना ही, अगले अंक में हम लोग फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन का बेल आइकन अवश्य दबाइए। धन्यवाद, प्रणाम।